40 मिनट का जो पीरियड है आपका, उसको आप कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 40 मिनट्स, जो आपका एक पीरियड है 40 मिनट का, उसको आप कैसे टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। मैथ के टीचर को इसके लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करना है, साइंस के टीचर को अपने लिहाज से एडजस्ट करना है, सिंधी पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको अपने लिहाज से एडजस्ट करना है। ठीक है, मैं बाद में अलग से भी आपको बता सकता हूँ कि भाई आप कैसे एडजस्ट करेंगे। ड्राइंग पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको अपने लिहाज से एडजस्ट करना है। ये एक जर्नल रूल है, इस जर्नल रूल को आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात यह है कि जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का आपको क्या कराना पड़ता है? तारुफ। कि आज हम ये पढ़ेंगे। इस तारुफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लें? 1 मिनट, इससे ज़्यादा ना लें। बहुत लंबा चौड़ा तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं। आप घुसते के साथ ही बोलें आज हम ड्राइंग के अंदर लाइनों की किस्में पढ़ेंगे। लाइनों की बहुत सारी किस्में होती हैं, उन किस्मों में से 2 किस्मों का मुताल्ला हम आज करेंगे। खत्म, ये हो गया तारुफ। तारुफ कराना इंतहाई ज़रूरी है। याद रखिए, जब तक आप किसी डिस्कशन की हेडिंग नहीं डालते, बच्चा उस हेडिंग के नीचे नहीं आता। अगर उसे ये पता हो कि क्या हो रहा है तो एकदम सबके दिमाग वहां फोकस पे आ जाता है। लिख दें तारुफ एक लाइन में, एक पॉइंट में, लाइनों की किस्में। सही है। हम आज के मुताले में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम को उर्दू में तवाज़ुन कहते हैं। इक्विलिब्रियम, तवाज़ुन। सब बच्चे अब इस हेडिंग के तहत सोचने पे मजबूर हों। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसका तारुफ बताना ज़रूरी है। बताने से के साथ साथ अगर आप उसे पॉइंट की शक्ल में बोर्ड पर लिख दें तो फिर और डबल इम्पैक्ट आता है। फोकस का डबल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सही है कि हम ये पढ़ रहे हैं। तारुफ लिखने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप फ़ौरन वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने तारुफ नहीं कराया, तारुफ लिखा नहीं बोर्ड के ऊपर, टॉपिक का हेडिंग ही नहीं डाली, तो फिर आप भी आज़ाद हैं, बच्चा भी आज़ाद है, और कोई डिस्कशन उस तारुफ के या उस टॉपिक के अंडर में होना मुमकिन नहीं है। ये कैसे पता चलाएगा कि वो कोई बच्चा इस टॉपिक से हट गया? जो हमने बताया ना आपको, 2 उसूल बताए। पहला ये कि वन मैन शो हो, और दूसरा क्या हो? हर वक्त लर्निंग एक्टिविटी हो। ये कैसे पता चलेगा कि लर्निंग एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है? हर बात इस तारुफ के नीचे आ रही होगी, हर बात इस तारुफ के तहत हो रही होगी, तो हम समझ जाएंगे कि लर्निंग एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जैसे ही कोई बात, कोई मौजू, कोई डिस्कशन उस तारुफ से हट जाए, उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो उस टॉपिक से, तो समझ जाइए कि अब वो जो लर्निंग एक्टिविटी का उसूल था वो टूट गया। ये बात क्लियर हो गई? तारुफ कराना। उसके बाद अब आपका जो वजाहती लेक्चर समझ लें आप, वजाहती लेक्चर यानी उस टॉपिक से मुताल्लिक़ आप जो वजाहत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उसको बता रहे हैं, डिस्कशन हो रही है अब आपकी। यानी आपने फर्ज करो मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाना है, तब मैं इक्विलिब्रियम को बयान कर रहा हूँ। मुझे ड्राइंग के अंदर 2 लाइनें पढ़ानी है, तो मैं 2 लाइनों को बयान कर रहा हूँ, डिस्कस हो रही है, बातचीत हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ, डिस्कशन चल रही है। इसका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका टाइम होना चाहिए 10 मिनट। और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें आप हर बात ना बता दें, मोटी मोटी बातें बताएं। देखिए, आप जब आए क्लासरूम में तो आपको पता है आपको क्या पढ़ाना है। मुझे पता है इक्विलिब्रियम पढ़ाना है, और पेज के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो पेज नंबर 101, 102 और 103 तक है, 3 पेजेस पर है।
तो 3 पेजेस को मैं उसकी हर बात इस वजाहती लेक्चर में नहीं करूंगा। मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें इस 10 मिनट के अंदर मुझे डिलीवर कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? पूरा टेक्स्ट पढ़ के नहीं सुना देना। याद रखें, ये जो मैं आपको बात कह रहा हूं ये 4th क्लास से आपको इंप्लीमेंट करनी है। टेक्स्ट पढ़ के नहीं सुना देना पूरा सब, चलो भाई तुम पढ़ो मैं भी पढ़ रहा हूं, नहीं। उसके अंदर क्या बात है, उसके मौज़ूआत क्या हैं, उसमें क्या डिस्कस किया गया है, उसका खुलासा क्या है, उसका मरकज़ी ख्याल क्या है, वो आपको डिस्कस करना है इस वजाहती लेक्चर के अंदर। और जब आप ये लेक्चर दे रहे हो तो जो जो बातें आप डिस्कस कर रहे हैं, अहम पॉइंट, वो आप लिखते भी जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे बताते के साथ साथ कि भाई ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली, ये वाली बात। जैसे आप लोग पिछले साल करते थे कि आप बबल्स बना देते थे बहुत सारे क्लासरूम के अंदर, और हर बबल्स को डिस्कस करते चले जाते थे। सेम वही, आप बबल बनाना चाहें बबल बना दें, आप जो पॉइंट्स लिखना चाहें पॉइंट्स लिख दें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप मोटी मोटी बातें, सही है, उससे मुताल्लिक़ा कोई एग्जाम्पल है, उसके मुताल्लिक़ा कोई नेचर से आपको मिसाल देनी है, उससे मुताल्लिक़ा इंसानी कैरेक्टर से आपको कोई मिसाल देनी है, उसको आप जोड़ दें उसके साथ। लेकिन एक एक बात, हर चीज़ आपको डिस्कस नहीं करनी, ये जहन में डाल लें आप। अगर आप हर चीज़ डिस्कस करते हैं, एक एक बात वजाहत के साथ बयान कर देते हैं, तो दरअसल आप स्पून फीडिंग कर रहे हैं। 4th क्लास से लेके मैट्रिक क्लास तक स्पून फीडिंग नहीं करनी। स्पून फीडिंग आपको करनी है 1st, 2nd और 3rd। उनको आप रीडिंग भी करके सुनाएंगे, उनको एक एक लफ्ज़ भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी, उनकी लर्निंग हो रही है, उनको अभी उर्दू के अल्फाज, इंग्लिश के अल्फाज, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ये नहीं आते उनको, तो वो आपको उनको देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे आप 4th में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर पूरा सबक को 100 मान लिया जाए, पूरे सब जो आप पढ़ाने आए हैं 2 सफ़े 3 सफ़े 4 सफ़े, उसको 100 मान लिया जाए, तो आपको 30 देना, 50 भी नहीं देना, 30 देना। और 30 के अंदर वो पूरा स्ट्रक्चर आ जाए। 10 मिनट के अंदर ये आपको अगला काम करना है। उसके बाद जो अगला, मैं ये 1 2 3 मिटा देता हूँ, ठीक है, आपको पता चल गया कि वजाहती लेक्चर में आपको क्या करना है। उसके बाद अगला जो 10 मिनट के बाद जो अगला टाइम आपका शुरू होगा, उसमें आप बच्चों से कहेंगे ग्रुप रीडिंग। इसके लिए आप उनको 10 मिनट दें, ठीक है। ग्रुप रीडिंग से क्या मुराद है? आपने बोला ये जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है वो आपकी किताब के पेज नंबर 101, 102 और 103 पर फैला हुआ है। आप दोनों निकालें, आप दोनों 2-2 बैठा दें, आप एक एक बुक दे दें, बोले इसको रीड करें, ठीक है। रीड करने का तरीका क्या होगा, पहले से बच्चों को समझाइए रीड करने का तरीका क्या होगा। एक बच्चा एक पैराग्राफ रीड करेगा, वो सिर्फ रीड नहीं करेगा, रीड करके अपने दूसरे वाले को बताएगा, ये बोल रहा है, इसमें ये बात कही है, इसमें ये बात कही है। दूसरा वाला जो है उसको सुन के बोलेगा हाँ सही है, हाँ सही है, नहीं इसमें तो ये बात बोली नहीं है, यानी वो काउंटर करेगा। एक सुनाएगा पढ़ के, दूसरा उसको या तो बोलेगा यस या क्या बोलेगा, नो, इसमें ये बात तो नहीं लिखी। उसने पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुना दिया और फिर उसको बोल रहा है भाई इस पैराग्राफ में जो है ना ये वाली बात लिखी है, इसने भी ये बात बताई थी, ये वाली बात इसने लिखी है। और वो जो दूसरा बच्चा है वो बोलेगा क्या बात कर रहे हो यार, इस पैराग्राफ में तो ये लिखा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही लिखा, ओके। फिर अगले पैराग्राफ की बारी दूसरे बच्चे की, वो उसको पढ़ेगा, वो उसको समझाएगा, वो उसको बताएगा। इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आप इन्वॉल्व नहीं हैं। और बच्चों को पहले ही आप बता दीजिए कि इस दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो उस सवाल को एक दूसरे से डिस्कस कर लें कि मुझसे ये सवाल पूछना है, सही है। लेकिन 10 मिनट में सिर्फ क्या होगा, रीडिंग और ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप में सिर्फ कितने लोग होंगे,
2 लोग। अगर आप समझते हैं कि नहीं ये 2 लोग नहीं कर सकते, इसमें एक तीसरा आदमी डालना ज़रूरी है जो ज़्यादा ज़हीन है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकता है, तो आप 3 का ग्रुप बना लें। एक डेस्क पे 3 बच्चा ही आता है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो या तो 2 का ग्रुप होगा या फिर कितने का ग्रुप होगा, 3 का ग्रुप होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि क्लास में तादाद जो है वो 12 के बजाय 13 है, तो आपने 2-2 के ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप में तीसरे को डाल दिया। कोशिश करें जो तीसरा डालें वो सबसे कमज़ोर बच्चा उनके साथ बिठाएं जो बच्चे ज़हीन हैं, ताकि उसकी डिस्कशन जो है वो चलती रहे। इसको हम कहते हैं ग्रुप रीडिंग। इसमें आप तारुफ में भी क्लासरूम में खड़े हैं बोर्ड पर, आप वजाहती लेक्चर में भी क्लासरूम में खड़े हैं बोर्ड पर चाक लेके। इस वाले प्रोसेस में 10 मिनट आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं क्लास में, और सबको आप देख रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन ड्रामा कर रहा है, कौन जो है वो वक्त ज़ाया कर रहा है। यहीं से आप बैठ के उसको इंटीमेट करेंगे, काशिफ पढ़ाई में दिमाग रखो, मैं इसके बाद सवाल पूछने वाली हूँ, सही है? क्योंकि अगला जो सेशन आने वाला है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन आने वाला है, ठीक है? इसलिए आप सबको इंटीमेट करेंगे। जब आप बैठकर सबको देख रहे हैं तो क्या जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको आप यहीं से बैठकर या उनके पास जाकर थोड़ा सा उनकी तंबीह करेंगे, ठीक है? लेकिन ये 10 मिनट आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं बता रहे, आप उनके दिमागों पर सवार नहीं हो। ये 10 मिनट उनको दें सोचने के, गौर करने के, डिस्कस करने के। आपने जो 10 मिनट का लेक्चर दिया, उस लेक्चर को वो उस टेक्स्ट में तलाश करें, उनको बोलें कि जो मैंने आज आपको ये बात बताई है, सारे पॉइंट्स, ये सब आप इस टेक्स्ट में तलाश करें। इस टेक्स्ट में कहाँ लिखा है ये जो मैंने बताया है, सही है? हर बच्चा उसको ढूंढे, यस ये मिस ने यही तो बताया था, देखो यहाँ ये लिखा है। आपने कहा था भाई सन, किसी सन में ऐसा हुआ था, मुझे नहीं पता कौन सा सन है, याद नहीं है, आप जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कौन सा सन है, ठीक है? तो ग्रुप रीडिंग के लिए आपको कितना टाइम देना है? 10 मिनट। 10 मिनट के बाद अब आपके पास अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो है सवाल जवाब। ठीक है? इस सवाल जवाब को आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट 7 मिनट में कोशिश करें कि ये सवाल जवाब हो जाए, ठीक है? ये सवाल जवाब जो है वो ऐसे ही होंगे ज़बानी। आपने लेक्चर जब देना शुरू किया था, ये वाला वजाहती लेक्चर, जब आप यहाँ हफ्ते के दिन बैठकर प्लान करते हैं तो उसमें वो सवाल निकाल लीजिए। 4 सवाल, 5 सवाल, 8 सवाल, 12 सवाल, छोटे छोटे हो। कोशिश करें कि वो बहुत लंबे ना हो। पहला को बच्चों से कहें आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लें। बच्चे नहीं पूछते सवाल, बोला ठीक है ओके, अब मैं सवाल पूछ, आप एक सवाल बोलें और बोलें आपका ग्रुप बताए इसका जवाब क्या है। वो नहीं बता पाया, कौन बताएगा? आप बताइए। नहीं बता पाया, आप बताइए। थोड़ी सरजनिश कीजिए, देख के सही से नहीं पढ़ा तुमने जो है वो तवज्जो नहीं दी टेक्स्ट के ऊपर कि क्या लिखा था उसमें। फिर वो जवाब आप दे दीजिए। फिर अगला सवाल उठाइए, दूसरे से पूछिए। कोशिश कीजिए कि 3 सवाल 2 सवाल, 6 मिनट में जितना आप खींच सकते हैं इस बात को, 6 मिनट 7 मिनट, बस इससे ज़्यादा इसको ना लेके जाइए, क्योंकि बच्चा जो है वो सवाल जवाब के सेशन में थोड़ा सा तंगी महसूस करता है। और आपका ये डांट डपट का सेशन है। डांट डपट का सेशन का मतलब ये है कि आप उनको उनकी जिम्मेदारी पूरी ना करने, सही ना पढ़ने पर आप उनको सरजनिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा टाइम हो जिसमें आप उनको सरजनिश करें, ताकि अगली बार जब आप उनसे कहें कि पढ़ें तो फिर वो याद रखेंगे पिछली दफ़ा में इसने बहुत डांटा था और अब हमें इसको तफसील से जो है वो पढ़ना है। तो हमारे पास कितना टाइम हो गया? 27 मिनट हमारे गुजर गए क्लासरूम के, ठीक है? उसके बाद अगला जो आपके पास तहरीरी काम, जिसको आप क्लास वर्क कहते हैं, इसके लिए आप रखिए अपने पास 10 मिनट, ठीक है?
एक सवाल बोर्ड पे लिख दिया, उसका जवाब लिखिए, अभी डिक्टेट करा सकते हैं आप, निशान लगवा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जवाब है, इसको कॉपी में उतारें। सही है। छोटे बच्चे हैं उन पे निशान लगाए, जैसे चौथी पांचवी के बच्चे हैं उनको आप बता दें इसका टेक्स्ट ये होगा, लेकिन जो छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं में उनको आप निशान नहीं लगवाएं, उनको बोलें आप अपने जहन से अपनी सोच से ये जवाब लिखें। तो ये तहरीरी काम जिसको हम क्लास वर्क कहते हैं, इसके लिए बच्चों को कितना टाइम देना है? 10 मिनट। जो सवाल भी आप उनसे तहरीरी करवाना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि वो सवाल बोर्ड पर लिखें और बच्चे उसका जवाब अपनी कॉपी में लिखें, फिर सवाल बोर्ड पर लिखें, फिर बच्चे उसका जवाब कॉपी में लिखें। ये आपको पहले से तय करना चाहिए कि कितना काम मुझे 10 मिनट में कराना है, उससे ज़्यादा बोझ आप ना लेकर आएँ। सही है। आपके पास 6 सवाल थे आज कराने, तो आप 2 अभी करा दें, 4 घर के लिए दे दें, 3 अभी करा दें, 3 घर के लिए दे दें, 4 अभी करा दें, 2 घर के लिए दे दें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत ज़्यादा तहरीरी मटेरियल इसको नहीं लेके जाइए, ठीक है। बहुत कम मटेरियल जो है वो क्लासरूम में भी कराइए और बहुत कम मटेरियल का काम होमवर्क के लिए भी दीजिए। ये आपका हो गया, तकरीबन 37 मिनट की आपकी क्लास हो गई। आखिरी जो पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आखिरी 3 मिनट बचे आपके पास, इसमें आप होमवर्क डायरी जो आपको लिखवानी है, 3 मिनट में आप बोर्ड के ऊपर होमवर्क डिफाइन कर दें। तो ये होमवर्क होगा, ये सवाल करना है, ये खाली जगह करनी है, ये फलाना काम करना है, घर से यहाँ तक पढ़कर आना है, इसका मुताला करना है, इस सवाल का को याद करके आना है, वो सब आप बोर्ड पे 3 मिनट के अंदर लिख दीजिए। ये 40 मिनट का पीरियड अगर आपने ऐसा लिया, क्लासरूम कहीं नहीं जाती आपकी। सब बच्चे बिजी हैं, किसी को मौका ही नहीं मिल रहा किसी कोई दूसरी बात करने का, अभी और अभी और अभी और अभी और अभी और खत्म। 40 मिनट के बाद आपने कहा खुदा हाफिज, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, निकल गया। इसमें आप बोर्ड पर खड़े हैं, इसमें आप बोर्ड पर खड़े हैं, इसमें आप खड़े नहीं हैं, चेयर पर बैठे हैं। चेयर नहीं है, बच्चों के साथ आप डेस्क पे बैठ सकते हैं। सही है। इसमें आप सवाल जवाब के सेशन में कभी खड़े भी हो सकते हैं और कभी बैठ भी सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बैठ के डिस्कस कर लेंगे, वो बैठ के डिस्कस कर लें। कुछ सवाल ऐसे हैं, किसी बच्चे ने सवाल पूछा, ध्यान में रखिए, अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है, मिस ये आबो हवा का क्या मतलब है, सवाल पूछ लिया बच्चे ने, अब आप बैठेंगे नहीं, अब आप आएंगे बोर्ड पे लिखेंगे आबो हवा और उस बच्चे का जवाब देंगे। जवाब उस बच्चे को नहीं देंगे, आप बोलेंगे पूरी क्लास के अंदर, वो ये जो बच्चा है इसने ये सवाल पूछा है आबो हवा का क्या मतलब है, मैं आप सबको बता देती हूँ आबो हवा का क्या मतलब है, अब आप सबको डिस्कस करना शुरू कर दें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बैठे रहें और बच्चे ने सवाल पूछा, मिस आबो हवा का क्या मतलब है, तो आप कहें ये जो काशिफ हैं इन्होंने पूछा है आबो हवा का क्या मतलब है, कौन इसका जवाब देना चाहेगा। कोशिश करें खुद ना दें, ज़हन में रखें आप। जब आपको ये पता चले पूरी क्लास में कोई नहीं दे रहा तो अब आप दें। लेकिन आपने एक बच्चे ने सवाल पूछा, दूसरा बच्चा उसका प्रॉपर जवाब दे देगा, बोले देखा आपने, सुना, वेरी गुड, शाबाश बेटे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बैठ जाइए। अगला सवाल, कोई सवाल नहीं कर रहा, आप करोगे, क्योंकि ये आपके पास 10 मिनट, ये जो 6 मिनट है ये किसके लिए है, सवाल और जवाब के लिए है, ये आपको छोड़ना नहीं है। आप अगर ये नहीं कर रहे तो समझ लीजिए कि फीडबैक नहीं ला रहा है, कंप्रीहेंशन नहीं हो रहा। नोइंग और नॉलेज तो जा रही है, कंप्रीहेंशन नहीं हो रहा। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि उन्होंने क्या सीखा, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या चीज़ उनके जहन तक पहुंच गई है, वो जहन में चली तो गई है, अगर वो बता नहीं सकते तो बिल्कुल समझ लीजिए कंप्रीहेंशन का प्रोसेस नहीं हुआ। इसलिए 6 मिनट का सेशन जो आपके पास है, 6 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 2 सवाल पूछें भले से, 1 सवाल पूछें भले से, सही, खाली जगह पूछ लें भले से। मैं एक जुमला बोलती हूँ, उसमें एक लफ्ज़ गायब है, लफ्ज़ आप तलाश करके बताएं कौन सा लफ्ज़ है। इसको भी कहते हैं कंप्रीहेंशन।
मैं जो जुमला बोल रही हूँ उसके 3 जवाब हैं, 3 में से कौन सा सही है बताइए। जुमला भी बोल दीजिए, तीनों जवाब भी बोल दीजिए, और अब बच्चे से पूछिए आप बताइए इसमें कौन सा जवाब सही है। कोशिश करें जब इस तरह की सिचुएशन हो तो तीनों सही लगते हो, तीनों सही लगते हो, लेकिन टेक्स्ट से पता चलता हो कि सही जवाब ये है। सही है। मिसाल के तौर पर अल्लाह हम सबका डैश है, 3 लफ्ज आएंगे, मालिक है, राज़िक है और परवरदिगार है। अब देखो जुमले के लिहाज से मालिक भी सही है, राज़िक भी सही है, परवरदिगार भी सही है, लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ था? परवरदिगार। अब बच्चा क्या करेगा? टेक्स्ट के लिहाज से सोचेगा, नहीं इस टेक्स्ट में तो मिस ना खालिक लिखा है ना राज़िक लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? परवरदिगार लिखा है। ठीक है। परवरदिगार के क्या मायने होते हैं आप बताइए, ऐसे आप बताइए, आप बताइए। ये आप जब अभी जब लेसन प्लान करते हैं तो लेसन प्लान खुदा के लिए इस ट्रैक की बुनियाद पर कीजिए कि मुझे तारुफ में क्या बोलना है, मुझे वजाहती लेक्चर के अंदर क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ग्रुप रीडिंग के अंदर मुझे कौन कौन से पेजेस बच्चों को पढ़ने के लिए कहने हैं, उसमें सवाल जवाब सेशन में मैं क्या सवालात पूछूंगी बच्चों से, और तहरीरी क्लास वर्क में क्या काम मुझे कराना है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर जो हो सकता हो, और मुझे होमवर्क डायरी के अंदर जो है वो क्या लिख के देना है, ये आप प्री प्लान आपके पास मौजूद होगा, तो फिर आप 40 मिनट के पीरियड बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकेंगे। अगर आप क्लासरूम में ये नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ा नहीं रहे। ठीक है। अगर आप क्लासरूम में इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो आप पढ़ा रहे हैं। मैंने मैडम से ये कह दिया है अब कि वो कल से जब आप पढ़ा रहे होंगे तो वो खुद और मैं भी जब उनका पीरियड नहीं होगा, हम आपकी क्लासरूम की स्टडीज़ के दौरान आपकी क्लास में चक्कर लगाकर ये चेक करेंगे कि क्या आप इसको फॉलो कर रहे हैं या आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। नहीं कर पा रहे तो आपको करके दिखाएंगे, बेटे ऐसे नहीं, देखो ऐसे चलाओ क्लास, ऐसे नहीं ऐसे चलाओ क्लास। तो आप हमारे आने से घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, ये मत सोचें कि हम पर छापा लग गया और पकड़े गए हम, ऐसे नहीं। हम आपकी हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए, जैसे कोई पढ़ा रहे हैं भूल गए, हमारे यहाँ बहुत होता है, आज मैंने ये बात बताई है, अब अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक तो हम करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहीं आ जाएंगे घूम फिर हुए। क्योंकि बस एक प्रॉब्लम ये है ना कि ये बड़ा मसला है, और ये मसला मैं फिर वो जो कैरेक्टर था ना टीचर का, उस कैरेक्टर में एक बात और शामिल करनी थी। जहाँ सिंपैथी और एम्पैथी का ताल्लुक बच्चों से है, वहाँ एक चीज़ और शामिल कीजिए, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो काम आपको दिया गया है उसको आप इससे कतई नज़र कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपको पूछ रहा है, कोई आप किसी के सामने जवाबदेह हो, इससे कतई नज़र आप उस काम को एहसन तरीके से पूरा करें। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती है कोई देख रहा है तो मैं करूँ, नहीं देख रहा तो नहीं करूँ। इसको क्या जिम्मेदारी कहते हैं? इसको तो डर कहते हैं, इसको तो खौफ कहते हैं। जिम्मेदारी डर और खौफ नहीं होता। जिम्मेदारी क्या होती है? जो काम आपको बताया गया है, हो सकता है आपको 50% बताया गया हो। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? आपने उसको सोचा, गौर करा, अपना दिमाग इस्तेमाल करा और उसको एहसन तरीके से, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, एहसन तरीके से काम को अंजाम देना। इससे कतई नज़र कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपकी निगरानी कर रहा है, आप किसी के सामने जवाबदेह हो, इससे कतई नज़र अगर आप किसी काम को एहसन तरीके से अंजाम देते हैं तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो टीचर की जो मैंने लिखी थी, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो उसमें कहीं एक चीज़ डाल लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर के कैरेक्टरिस्टिक में क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? सर देख रहे हैं, ये मतलब होता है? मैडम देख रही हैं, ये मतलब होता है? ये मतलब नहीं होता। क्या ये मतलब होता है जो उन्होंने बोला है बस वो करेंगे?
जैसे कि अक्सर मैं देखता हूँ, मिस ने बोला है छोटी क्लासेस की टीचर मैडम के साथ बैठ के डिस्कस कर लेती हैं इस हफ्ते क्या करना, जो वो बोलती हैं बस वो करती हैं, लकीर के फ़कीर बन के। ऐसे नहीं करें। उन्होंने जो बोला है वो 50% बोला है। हर दफ़ा ये सोचा करेंगे हमें जो बात कही गई है वो 50% उन्होंने बोली है, और हमको उसमें क्या करना है, ऐड करना है 50%। उसको और एहसन तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो एहसन तरीके से करने का नाम दरअसल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लकीर के फ़कीर हैं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो बोला बस वही कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि मिस देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, सर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप टीचर तो हैं, रोबोटिक टीचर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं हैं, ठीक है। आप AI टेक्नोलॉजी की बनाई हुई खातून है जो आती है और वहाँ 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 जो बोला वो बोला, और जो कहा वो करा और निकल लिए। नहीं, ये आप इंसान हो। आप क्लासरूम में बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ के दौरान, पढ़ाई के दौरान आप अपना दिमाग यूज़ भी करते। बताया गया था आपको कुछ, वो उससे आपने कुछ फ़ायदा हासिल किया और फिर खुद सोचा गया मुझे इसमें क्या करना चाहिए, बच्चों की क्या नीड है, क्लासरूम का माहौल कैसा है। वो तो मैडम नहीं देख रही ना, वो तो सर नहीं देख रहे। उन्होंने तो आपको एक लाइन ऑफ एक्शन डिज़ाइन करके दे दिया, क्लासरूम का माहौल क्या है, बच्चा वहाँ कैसा बैठा हुआ है, उसकी क्या नीड है, वो बोर तो नहीं हो रहा। छोटी क्लासेस के बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई के दौरान कांस्टेंट होता है, यानी एक ही चीज़ रिपीट हो रोज़, टीचिंग। लेकिन जब आप गेम खिलाते हैं, जब आप एक्टिविटी कराते हैं, तो फिर एक चीज़ रोज़ नहीं होनी चाहिए, तो बदल बदल के होनी चाहिए, वहाँ उनको चेंज चाहिए। टीचिंग के अंदर एक ही चीज़ रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए टीचिंग में, तो आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो सेम हो रोज़। लेकिन जब आप एक्टिविटी कराते हैं तो एक्टिविटी रोज सेम नहीं हो, रोज सेम में फंस गए बच्चे, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। कई एस्पेक्ट से आप उसको देख सकते हैं। उसकी समाजी तरबियत करनी है, उसकी जिस्मानी तरबियत करनी है, उसकी नफ्सियाती तरबियत करनी है, ठीक है, उसकी मजहबी तरबियत करनी है, कितने सारे हैं। अब आपने सिर्फ सोचा हुआ हम रोज़ भगाएंगे और रोज़ भाग तो रहा है, तो उसकी जिस्मानी तरबियत हो रही है, बोर हो जाएगा। नहीं, आप बोलें एक दिन जिस्मानी करनी है, एक दिन शौरी करनी, एक दिन कहानी सुनानी, एक दिन ये करना है, एक दिन वो करना है। अगर जिस्मानी तरबियत भी करनी है तो एक दिन उसको लंगड़ी पाला खिलाना है, एक दिन उसको ये वाला खेल खिलाना है, एक दिन उसको जंपें लगवानी है, एक दिन उसको कुश्ती लड़वानी है, दो बच्चों को आपस में दरी बिछाई, दो चलो कुश्ती होगी तुम्हारी, कुश्ती करवा। मतलब डिफरेंट आइडिया, एक्टिविटीज में डिफरेंट चीज़ें और टीचिंग में रिपीटेटिव चीज़ें, एक ही चीज़ रोज रिपीट होगी। छोटी क्लास की बात कर रहा हूँ, प्री प्राइमरी, नर्सरी, KG1, KG2 का जो टीचिंग स्टाइल है वो रिपीटेटिव होना चाहिए, एक जैसी चीज़ रोज हो, तो उसी से उनको हिट होती है चीज़, उसी से वो लर्न करते हैं। अगर आप पढ़ाने का स्टाइल रोज चेंज करेंगे तो वो कोई लर्न नहीं करेंगे। तो रीडिंग और टीचिंग और राइटिंग वो रिपीटेटिव होनी चाहिए, रोज एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब आप उनको मैदान में लेके जाते हैं पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, तो यहाँ पर अब आपको बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज सोचने चाहिए। मैडम आपको बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगा, वो आपकी स्किल है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लफ्ज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अंडरस्टैंड कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आपको जो कहा गया उसको फॉलो करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि जो आपसे कहा गया है, आपको आइडिया दिया गया है, आप उसको एहसन तरीके से बग़ैर किसी डर और खौफ के और इस सोच के कि कोई मुझे देख रहा है, बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक टीचर की क्वालिटी होना ज़रूरी है। कोई किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लें इससे मुताल्लिक़। ठीक है।